हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का सीरी ए का डर्बी मैच, इंटर मिलान और एएस रोमा के बीच में। जैसे आप देख सकते हैं ये मैच होने जा रहा है सान सीरो स्टेडियम, जो कि इंटर मिलान का होम ग्राउंड है। इससे पहले कि हम इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करें, एक बार जान लेते हैं कल वाला मैच हमारा कैसा गया था। आपने अगर टेलीग्राम आप जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, तो आपको पता ही होगा जितने भी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए हैं 72.5, इससे कम तो किसी का पॉइंट नहीं था। और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने किसी को भी कोई टीम नहीं दिया, सब ने अपने दिमाग का यूज़ किया और टीम को लगाया। ऑफ कोर्स मेरी कुछ हेल्प तो उनके साथ थी ही, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द काम जो है वो उन्होंने खुद ही किया। हमारे जो यूज़र्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जो भी आप कह लीजिए, और मतलब ऑलमोस्ट एक जीएल विनिंग टीम बना दिया था। अगर वो ओन गोल नहीं आता तो एरिक पीटर्स का असिस्ट नहीं आता, वही एक अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड चीज़ था पूरे मैच पर पॉइंट स्कोरर्स की अगर हम बात करें फैंटेसी की तरफ से। नहीं तो और कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ था, जैसा जैसे हमने कहा था। और नॉर्विच सिटी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा ख़राब उन्होंने खेला था फुटबॉल। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच स्टार्ट करने से पहले, मतलब इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करवा देता हूँ। अगर आप थोड़ा भी फुटबॉल देखते हो या फिर इटालियन फुटबॉल के बारे में आपको पता हो, तो आपको पता होगा कि इंटर मिलान और रोमा दोनों ही काफ़ी बड़ी टीमें हैं। और इस सीज़न में भी आप देख सकते हैं एक टीम तीसरे स्थान पर है और दूसरी टीम पाँचवें स्थान पर है। मतलब दोनों ही टीमों के पास काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं चैम्पियंस लीग में जाने के लिए। रोमा थोड़ी सी पीछे है पॉइंट्स के मामले में, तो उनके पास चांसेस कम है, लेकिन इंटर मिलान अभी भी पुश कर सकती है कि दूसरे स्थान पर रखा जाया जाए और जुवेंटस के ऊपर इनफ प्रेशर बना के रखा जाए, जो कि टॉप पे चल रहे हैं फिलहाल। तो ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ हेरा फेरी शायद नहीं हो जाएगा लीग में, लेकिन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस तो है। और वैसे भी ये डर्बी का मैच है, तो एक प्रेशर भी होता है मेंटली, रिस्पेक्ट की भी एक बात होती है, क्योंकि आप ऐसे मैचेस में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाद में फैंस हो या फिर सपोर्टिंग स्टाफ हो, उनके पास भी आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैचेस में बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस हाई रहती हैं। तो इस मैच से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए दोनों ही बड़ी टीमें हैं, ठीक है। दोनों ही टीमों के पास बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग स्टाफ्स वगैरह, एनालाइजर्स वगैरह होंगे, जो कि एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को बहुत अच्छी तरह से साधेंगे। तो ऐसे मैचेस में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको वो शेयर करता हूँ। ऐसे मैचेस में होता क्या है, जो रेगुलर प्लेयर्स हैं, जो रेगुलर परफॉर्मर्स हैं, उनके ऊपर हाईली मार्क रहता है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। रिसेंटली जो शेफील्ड यूनाइटेड और लेस्टर सिटी का मैच था, हालांकि उन दोनों टीमों की मतलब क्वालिटी और ये मैच की क्वालिटी, इन दोनों टीमों की क्वालिटी काफ़ी अलग है। और इस मैच का जो वोल्टेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, उस मैच में, पूरे मैच में जो है मेन प्लेयर थे जेमी वार्डी, जिनके बारे में हमने प्रेडिक्शन किया था और उनके लिए हमने काफ़ी टाइम भी दिया था उस वीडियो में। लेकिन इस मैच में भी मैं ऐसा ही कुछ कहूँगा कि जो मेन प्लेयर्स हैं ना, उनके ऊपर दोनों ही टीमों का टारगेट बना रहेगा। तो ऐसे मैचेस में क्या होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। कोई एक आध ऐसा परफॉर्मर निकल के आ जाता है जो कि सिर्फ मैच में नहीं बल्कि एज ए फैंटेसी प्लेयर आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। थोड़ा सा अलग जोन है मेरे लिए, अलग जॉनर है मेरे लिए। मैं इससे पहले बड़े टीमों की या फिर दोनों बड़े टीमों की मैचेस मैंने कभी भी कवर नहीं करी हुई है। तो इस ये करने का एक ही मतलब है कि हम थोड़ा सा अलग रह पाएँ, और ये मैच थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि दोनों बड़ी टीमें हैं, क्योंकि तो लगभग सारी जनता को पता है क्या क्या करना है, कौन कौन परफॉर्मेंस है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क ले पाते हो और क्या क्या इधर उधर कर पाते हो, जिसके ऊपर ही आपका जीतना या हारना डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये है कुछ पहले की बातें। अभी स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। मिसिंग प्लेयर्स की बात करें तो ज़्यादा नुकसान नहीं है दोनों ही टीमों के होकर। क्रिस स्मॉलिंग हालांकि पहले टीम के पार्ट थे, और मिरांटे जो इनके गोलकीपर रहे हैं कुछ मैचों में, वो नहीं खेलेंगे। फैक्ट्स की बात करें, रोमा अपने आखिरी जो 4 मैचेस हैं इंटर के अगेंस्ट में, वो अभी ड्रॉ कर रही है। अच्छा, इस फिक्सचर के बारे में एक चीज़ जो मैं बताऊंगा, आखिरी जो 6 मैचेस हुए हैं उनमें से 4 लगातार मैचेस इन दोनों टीमों ने करे हैं ड्रॉ। 0-0 भी हुआ है, 1-1, 2-2 ऐसा स्कोर लाइन भी हुआ है, लेकिन ड्रॉ हुआ है, जो कि दर्शाता है कि ये फिक्सचर काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है। और जो 2 मैचेस में रिजल्ट आए हैं उन 6 में से, वहाँ पर भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, शायद 1 गोल के डिफरेंस से ही दोनों टीमें ने अपने अपने जीत जो है हासिल करे हुए थे। रोमा अपने आखिरी 3 मैचेस जीत के आ रहे हैं। इंटर मिलान, जैसे मैंने बताया कि आखिरी 5 मैचों में अनडिफिटेड है, 4 तो ड्रॉ हुआ, और आखिरी जो जीत किसी टीम को मिला था वो इंटर मिलान को मिला था। एक ही सीज़न में था, इंटर मिलान को जीत मिला था उनके घर पे और रोमा को उनके घर पे।
इंटर आर सेकेंड व्हेन इट कम्स टू होम मैचेस, इंटर आर लीस्ट कंसीडिंग टीम इन दिस सीजन। तो स्टेटिस्टिकली भी और सब कुछ तरीके से अगर हम देखें तो इंटर मिलान काफ़ी स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट दिख रही होगी आपको। रैंकिंग भी उनका हाई है। अभी दोनों टीमों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ। देखिए उस तरह से मैं नहीं कह सकता कि इनका ये स्ट्रेंथ है ये वीकनेस है, ठीक है। पूरे टीमों में ही स्ट्रेंथ भरे पड़े हैं, कोई भी कहीं से भी आके परफॉर्म कर सकता है, सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भरे पड़े हैं इन टीमों में। थोड़ा सा नंबर अभी कम हुआ है रिसेंट समय में, दोनों टीमों की क्वालिटीज़ थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इटालियन सर्किट के हिसाब से तो अभी दोनों टीमें बहुत बड़ी टीमें हैं। तो उस तरह से कोई स्ट्रेंथ वगैरह नहीं है। एक जो कॉमन वीकनेस है मैं आपको ये कह सकता हूँ वो है डिफेंस। अगर ये मैच मतलब इंटर मिलान और रोमा नहीं होती, अगर कोई और टीम होती, तो मैं आज के मैच में आपको कहता कि मिनिमम 4 से 5 गोल होने चाहिए पूरे मैच पर। लेकिन क्योंकि इस मैच का वोल्टेज काफ़ी हाई है, कोई भी टीम ऐसे ही किसी के ऊपर अटैक पे नहीं जाएगी, थोड़ा सा बैलेंस रख के खेलने की कोशिश करेगी, तो इसीलिए मैच में मैं उतना ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन डिफेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है दोनों टीमों का, ये मैं जब आगे आपको बात करवाऊँगा तब समझ में आएगा। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिलता है। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था, आप देख सकते हैं, मैंने कहा दोनों टीमों का डिफेंस खराब है, जो कि आपको आगे भी दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर गोल ही नहीं हुआ था, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों टीमों के पास अच्छे स्ट्राइकर्स नहीं थे, यहाँ पर लुकाकू खेल रहे थे, लाउटारो मार्टिनेज खेल रहे थे इंटर मिलान के होकर, रोमा के होकर भी यहाँ पर मिकितारियन जैसे प्लेयर थे, पेरोटी जैसे प्लेयर थे, पेलेग्रिनी जैसे प्लेयर थे, लेकिन किसी से भी गोल ना हुआ, ठीक है। मिडफील्ड में ही दोनों टीम अटक गई और ज़्यादा कुछ रिस्क लेने का कोई सोचा ही नहीं किसी टीम ने। तो दोनों टीमों ने डिफेंसिवली यहाँ पर खेला था, सबसे बड़ी बात अटैक पे ज़्यादा गए ही नहीं। रोमा के पास बेटर अटैकिंग था, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। इंटर का डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग था, जिसका जवाब उन्होंने दिया था। रोमा के पास पोजीशन था। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करेंगे तो रोमा के पास जैसे पोजीशन आ गया, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पासर हैं वो है वेरेटूट और दियावारा। अच्छा, रोमा और इंटर मिलान दोनों ही क्योंकि बड़ी टीमें हैं तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम पोजीशन वगैरह रखते हैं, लेकिन अगर मैं कॉम्पेटिटिवली बोलूँ तो रोमा के पास उतना बढ़िया पासर नहीं है जितना कि इंटर मिलान के पास है। अगर इंटर मिलान किसी मैच में 70% बॉल पोजीशन रखते हैं तो उनके हाईएस्ट पासर जो होंगे, जो भी होंगे, वो शायद 90 के ऊपर या 90 के आसपास आपको पासेस देते हुए दिख जाएंगे। लेकिन रोमा की तरफ से अगर ऐसा होता है कि किसी मैच में 70% पोजीशन रख पा रहे हैं, तो जनरली ऐसा बड़े बड़े पासर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 70 पासेस हाईएस्ट। बहुत ही रेयर होता है कि उनके टीम के होकर कोई बंदा 80 उसके आसपास कोई पास निकाल रहा हो। तो स्क्रिनियार यहाँ पर सबसे ज़्यादा पासेस निकालने वाले प्लेयर थे, गोडीन और देवराय। आप देख सकते हैं इंटर मिलान के पास पोजीशन नहीं था, लेकिन हाईएस्ट पासर इन्हीं के टीम के हैं। और यहाँ से वेरेटूट और मिदियावा, जैसे ने बताया, बिरागी, इन्होंने सबसे ज़्यादा क्रॉसेस निकाले थे। उसके बाद स्पिनाजोला। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करते हैं और इससे आपको पूरी तरह से आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में होता क्या है इन दोनों टीमों के साथ। हेड टू हेड मैच में तो आपको आइडिया नहीं लगा, ठीक है, देखते रहिए। इंटर मिलान वेरोना से मैच खेला था, उन्होंने 2-2 की बराबरी यहाँ पर हुई थी। वेरोना भी टॉप 10 की ही टीम है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मिडफील्ड को पूरी तरीके से जकड़ लिया था, ठीक है। विंग प्ले उन्होंने कोशिश तो करा था, लेकिन खास कुछ हुआ नहीं। इंटर मिलान के लिए क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी, उनके मिडफील्ड में बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं था। इनके मिडफील्ड में ना एक वन मैन परफॉर्मर है जो कि रेगुलरली परफॉर्म करता रहता है, और वो है गैग्लियार्डिनी, ठीक है। डिफेंसिव क्वालिटी मुझे उतना ज़्यादा नहीं दिखा है इनका, लेकिन एग्रेसिव काफ़ी हैं, अटैकिंग पोटेंशियल काफ़ी रखते हैं और मूव्स वगैरह में काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस प्लेयर पे आपको आज के मैच में नज़र रखना है। आगे जब मैं टीम बना के दिखाऊंगा तब भी इनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो मैं समझाऊंगा। इंटर मिलान का डिफेंस जैसे मैंने बताया खराब था, लेकिन एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहते हैं इनके टीम के होकर, वो है डिएगो गोडीन, जो कि आज के मैच में खेलेंगे या नहीं पता नहीं। इनका खेलना और नहीं खेलना इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी डिफेंस इनका ख़राब था ही। और गोल स्कोरर्स जो इनके हैं, लुकाकू और सैंचेज, इनको भी लगभग रोक दिया था वेरोना ने। अगर ये ओन गोल नहीं आता तो इंटर मिलान यहाँ पर हार भी सकती थी। तो आप देख सकते हैं डिफेंड मिडफील्ड यहाँ पर ख़राब था, अटैकिंग थर्ड भी पुअर था। अगर ओन गोल ना आता तो हार भी सकते थे वो यहाँ पर। इंटर मिलान ने पोजीशन रखा जैसे मैंने आपको बताया, और जैसे ही पोजीशन आ गए तो गोडीन और स्क्रिनियार फिर से। स्क्रिनियार एक कॉन्सिस्टेंट हाई पासर हैं, काफ़ी मतलब अच्छे पासर हैं। हर मैच पे 60 के ऊपर पासेस तो आपको आराम से वो निकाल के देते हैं जब पोजीशन रहता है ठीक से। और सैंचेस और केंद्रेवा के क्रॉसेस। नेक्स्ट मैच टोरिनो के अगेंस्ट में जहाँ पर जीत हासिल करा था इंटर मिलान ने। तो यहाँ पर आपको जो दिख जाएगा, यहाँ पर विंग प्ले काफ़ी करा था। लेफ्ट साइड से एशली यंग, जो कि लेफ्ट बैक या लेफ्ट विंग बैक कहीं भी पोजीशन पे खेल सकते हैं, इन्होंने एक गोल दागा हुआ था, सेट पीस से गोल हुआ था। बाकी एलेक्सिस सैंचेज ये भी कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं। तीनों जो स्ट्राइकर्स हैं इंटर मिलान की टीम में, एलेक्सिस सैंचेज, रोमेलो लुकाकू और लाउटारो मार्टिनेज,
इन तीनों में से एलेक्सिस सैंचेज़ मुझे ज़्यादा कंसिस्टेंट लग रहा है। गोल करना ना करना अलग बात है, लेकिन मूव्स बनाना, नीचे आके बॉल लेना, पासेस निकालना, असिस्ट पोटेंशियल भी तो कमाल की चल रही है उनकी। गोल भी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ मिला के जो पैकेज हम कहते हैं ना, वो एलेक्सिस सैंचेज़ का इस सीज़न में दिख रहा है। कमाल के फॉर्म पे वो चल रहे हैं और पासेस वगैरह निकाल रहे हैं, जिससे यहाँ पर गोल किया था मार्टिनेज ने। बाकी डिफेंस में गलतियाँ यहाँ पर भी कंसिस्टेंट था। गोडीन जैसे मैंने बताया, यहाँ पर उन्होंने सेट पीस से गोल किया था, सेट पीस से गोल हुआ, तो उन्होंने भी सेट पीस से गोल करा था। इंडिया के पास पोजीशन था। सैंचेस अकेले अटैकिंग थर्ड में होंगे, कमाल के फॉर्म पर थे, और लाउटारो को भी उन्होंने पास निकाला था गोल के लिए। और पासेस के मामले में फिर से कोडिन का नाम दिख जाएगा, और यहाँ पर ब्रोजोविच, यहाँ पर शायद स्क्रिनियार, जी हाँ स्क्रिनियार यहाँ पर खेले नहीं थे, नहीं तो स्क्रिनियार का नाम आपको हर बार दिख जाता है। आखिरी मैच ससुओलो के अगेंस्ट में फिर से आप देख सकते हैं डिफेंस ने 3 गोल कंसीड किया, ठीक है, और वो एक और रेड कार्ड और ले गया स्क्रिनियार, ठीक है। विंग प्ले आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, जहाँ पर बिरागी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से मोजेस ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर खास कुछ दोनों ही विंगर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। बिरागी कंपैरेटिवली बेटर विंग बैक मुझे नज़र आए हैं, मतलब 2-3 जो विंग बैक इनके होकर खेलते हैं उनमें से काफ़ी अग्रेसिव हैं, गोल स्कोरिंग पोटेंशियल काफ़ी हाई रखते हैं, और असिस्ट पोटेंशियल भी काफ़ी सही है। सासुओलो ने कहाँ पे हिट किया आपको दिख जाएगा कि इन्होंने भी विंग का ही इस्तेमाल करा था, ठीक है। इंडिया डिफेंस इनका भी उतना सही नहीं था, लेकिन विंग का इस्तेमाल उन्होंने करा था। एक विंगर ने पेनल्टी से गोल करा और दूसरे जो बेंच से आए थे इन्होंने भी किया था। मतलब बेसिकली उस तरह से नहीं कि विंग डिपेंडेंसी के अगेंस्ट ही उनका वीकनेस कुछ हो इंटर मिलान का, लेकिन जो भी अटैकिंग थर्ड के प्लेयर हैं उनके पास मौके तो आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विंग प्ले इफेक्टिव था, सेट पीस से गोल करा भी और कंसीड भी करा। और पासेस के मामले में बेस्टोनी यहाँ पर थे स्क्रिनियार के टैकल से, हालांकि रेड कार्ड हो चुके थे यहाँ पर। बिराकी जैसे मैंने बताया सबसे क्रॉसेस। तो ये है इंटर मिलान। देखिए जो जो मैचेस आपने देखे अभी तक सारे मैच में उन्होंने कंसीड करे हुए हैं। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक जो मुझे समझ में आया है, ऊपरी पायदान की जो टीमें हैं जैसे कि जुवेंटस हो गई, रोमा हो गई, मिलान हो गई, नापोली जैसी टीमें, इनके अगेंस्ट में ये उतना अग्रेसिव फुटबॉल नहीं खेलते। यहाँ पर थोड़ा सा संभल के खेलने की कोशिश करते हैं कि गोल करे या ना करे, लेकिन गोल को बचाया जाए। गोल ऑफकोर्स करने की क्षमता है, लेकिन गोल को बचाने की कोशिश ये करते हैं। लेकिन जैसे ही नीचे पायदान की टीमें आ जाती है ना, वहाँ पर भर भर के गोल करते हैं, वहाँ पर डिफेंस नाम की कोई चीज़ है ये भूल ही जाते हैं। भर भर के गोल करते हैं, चाहे वो एक आध गोल कंसीड कर लें, लेकिन 3-4 गोल एक मैच में, रिसेंटली एक मैच में शायद ब्रेसिया के अगेंस्ट में 6 गोल उन्होंने करा हुआ है। तो इस ऐसी डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल खेलते हैं, और इनके पास काफ़ी सही अटैकर्स भी हैं, विंग प्ले भी ये काफ़ी अच्छा करते हैं। मिडफील्ड में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम वगैरह है, लेकिन छोटी टीमों के अगेंस्ट में उतना एक्सपोज होता नहीं है ये चीज़। तो ये है इंटर मिलान। उस तरह से वीकनेस समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी बड़ी टीम है, आप समझ ही सकते हो, लेकिन डिफेंस में वीकनेस तो है, और इसीलिए इनको हर मैच में ही गोल कंसीड करना पड़ता है, और वो भी छोटी छोटी टीमें ही हैं। जितने भी मैंने मैचेस आपको दिखाए इनसे तो कम से कम अभी बड़ी टीमों के अगेंस्ट में ऑफकोर्स ये जो वीकनेस है ये वो और भी ज़्यादा एक्सपोज होता होगा। रोमा के मैचेस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा तो मतलब वीकर टीम है ही ऑन पेपर इंटर मिलान से, तो उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब रहा है रिसेंटली। एसी मिलान ने यहाँ पर हराया था, फिर से देख सकते हो एक बड़ी टीम का जब सामना हुआ, मतलब दोनों बड़ी टीमों का जब सामना हुआ, तो फिर से बहुत ही सेंसिटिव फुटबॉल खेला दोनों ही टीमों ने, और सिर्फ 2 गोल हुआ था, जिनमें से एक गोल पेनल्टी से और एक गोल यहाँ पर किया था रेबिच ने। बाकी और कुछ खास नहीं हुआ। डिस्पाइट दैट रोमा का डिफेंस भी यहाँ पर खराब ही चल रहा है। आगे भी मैं दिखाऊंगा उनका डिफेंस कितना खराब है, लेकिन फिर भी ज़्यादा गोल हुआ नहीं, क्योंकि दोनों बड़ी टीमों का मैच है, हाई वोल्टेज में, जैसे मैंने बताया। डिफेंस खराब था, होल्डिंग मिडफील्ड खराब रहा था, मिलान अटैकर भी बहुत सही नहीं थे, लेकिन मतलब रोमा का डिफेंस इतना खराब था कि गोल ना करके कोई उपाय भी नहीं था। मिलान ने यहाँ पर पोजीशन रखा था, वेरेट उठ के फिर से आपको पासेस दिख जाएंगे, और ज़ापाकोस्टा पेलेग्रिनी के क्रॉसेस, पेलेग्रिनी सेट पीस भी लेते हैं। अभी ब्रेसिया के अगेंस्ट में ये नीचे पायदान की टीम है, इनके अगेंस्ट में आपको रोमा की जो स्ट्रेंथ है पूरी तरह समझ में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं सेट पीस से यहाँ पर गोल करा था, अटैकिंग थर्ड में खेल रहे थे जो पेरेज, इन्होंने गोल करा। कालिनिच जो कि शायद आज के मैच में अवेलेबल नहीं होंगी, इन्होंने गोल करा था। तो खास कुछ यहाँ पर नहीं है, विंग प्ले इन्होंने भी करा हुआ है। कोलारॉफ और ब्रूनो पेरेज जो खेल रहे थे, हालांकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं था, सेट पीस से गोल हुआ। रोमा के पास पोजीशन था, और जैसे ही पोजीशन वापस आया, 2 नाम कंसिस्टेंटली दिख जाएंगे, दियाबाड़ा और वेरेटुट। और यहाँ पर कुछ खास नहीं है, ब्रूनो पेरेस के क्रॉसेस थे, साथ में पेलेग्रिनी जो सेट पीस लेते हैं मैंने बताया, और कोलारॉफ की क्रॉसेस। आखिरी मैच जो कंसिडर करेंगे काग्लियारी के अगेंस्ट में, आप देख सकते हैं काफ़ी डिफेंसिव टीम होती है काग्लियारी, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर 3 गोल मार दिया था, और चौथा गोल भी आ जाता, लेकिन पेनल्टी मिस कर दिया था यहाँ पर जोआओ पेद्रो जो थे इन्होंने, नहीं तो 4 गोल मार सकते थे वो। लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ से दिख जाएगी रोमा की अटैकिंग स्ट्रेंथ, वो है विंग प्ले।
ठीक है। यहाँ से क्लूइवर्ट यहाँ पर खेल रहे थे, उंडर खेल रहे थे विंग से, जिन्होंने ही काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करा। और लेफ्ट बैक कोलाडब ने भी असिस्ट वगैरह प्रोवाइड करे। कालिनिच कमाल के फॉर्म पे चल रहे थे, लेकिन किसी कारण की वजह से, इंजरी या किसी कारण की वजह से वो शायद खेलेंगे नहीं, नहीं तो बहुत ही सही फॉर्म पे थे। और यहाँ पर हेनरिक मिखितारियन का परफॉर्मेंस भी बहुत सही था, एक गोल एक असिस्ट उन्होंने करा था। फिर से रोमा के पास पोजीशन, दोनों टीमों ने सेट पीस से गोल करा। तो ये है रोमा। लगभग अगर मैं अटैकिंग मतलब प्लेइंग स्टाइल की बात करूँ ना, तो इनका इंटर मिलान की तरह काफ़ी सिमिलरिटीज इनके खेल में भी है। वही 3 मैन डिफेंस, 2 विंग बैक, मिडफील्डर ऐसे ही है। डिफेंस इनका भी ख़राब है, और अटैकिंग पोटेंशियल जो मैंने कहा इंटर मिलान का बहुत ज़्यादा सही है, उतना सही रोमा का नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, गोल्स ये कर सकते हैं, इनके पास भी काफ़ी अच्छे अच्छे अटैकर्स हैं, लेकिन इंटर मिलान के पास जो नाम बड़े बड़े हैं, इतने बड़े नाम इनके पास है नहीं। तो अगर जिस ओपोनेंट के अगेंस्ट में इंटर मिलान शायद 6 गोल करे, अपने बेस्ट दिन में रोमा शायद उनके अगेंस्ट में 2-3 गोल ही कर पाई, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सब कुछ देखने के बाद और मैच के मतलब वोल्टेज को समझने के बाद, मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में भी इंटर मिलान के सपोर्ट में ही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवा देना चाहता हूँ, दोनों टीमों का डिफेंस खराब है, तो दोनों ही टीमों से गोल तो होने चाहिए, मिनिमम एक। हिस्ट्री आपने देखा, आखिरी 6 में से 4 मैच ड्रॉ हुए हैं, तो किसी भी टीम को, चाहे वो किसी भी मतलब फॉर्म से आ रहे हों, बैकग्राउंड से आ रहे हों, किसी भी टीम को यहाँ पर आप कम मत साथ लेना। लेकिन क्योंकि सारी जनता इंटर मिलान के सपोर्ट में टीम बनाएगी, करंट रैंक इंटर मिलान का बेटर है और अटैकर्स भी इंटर मिलान के पास सही हैं, तो इंटर मिलान के प्लेयर्स ही ज़्यादा ले लेना। स्मॉल लीग में, बड़ी लीग में आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हो। और मैं 2-3 ऐसे प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जिनको मस्टली अपने टीम में रखना। क्योंकि देखो, अगर समझ लो 2-1 या 1-1 जैसे स्कोर लाइन अगर होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे अटैकर्स ही इन्वॉल्व होंगे सारे गोल्स में। हो सकता है 1 या 2 अटैकर्स इन्वॉल्व हों गोल्स के पीछे। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं दोनों ही टीमों में, जो कि कॉन्सिस्टेंटली आपको कुछ पॉइंट्स तो देखे जाएंगे। उनका नाम मैं बताऊंगा। कोशिश करना उन प्लेयर्स को अपने टीम में मस्ती रख के बाकी प्लेयर्स को अपने हिसाब से सजाने का। उस तरह से कोई वीकनेस वगैरह नहीं है, ये तो आप समझ ही गए हो। और एक और चीज़ के लिए रेडी रहना कि इस मैच में अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर भी हो सकता है। वो भी कौन हो सकते हैं, मेरे हिसाब से मैं अपना चॉइस आपको ज़रूर दूंगा, क्योंकि दोनों ही टीम्स सेफ खेलने की कोशिश करेगी। 0-0 भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना सेफ जाएगी दोनों टीम, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स निकालना ज़रूरी है, स्पेशली इंटर मिलान के लिए। तो ठीक है, तो मैं एक्सपेक्टेशन यही रखूंगा, मेरा जो टीम बनाऊंगा कि दोनों टीमों से गोल होगा। क्योंकि इंटर मिलान का अटैक थोड़ा सा बेटर है, तो इंटर मिलान के अटैकर ज़्यादा रखूंगा, और इंटर मिलान के अटैकर को ज़्यादा रखूंगा, इसीलिए रोमा के डिफेंडर्स भी कम रखूंगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे रोमा की तरफ से भी, जिनको मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करके दूंगा। आगे देखते हैं। सेट पीस टेकर्स की बात करें, इंटर मिलान के होकर ये सैंचेज होंगे, जो कि कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं। और मेरे पर्सनल मैं ओपिनियन बताऊं तो लुकाकू और लाउटारो से बेटर फॉर्म में सैंचेज नजर आ रहे हैं। हालांकि पेनल्टी शायद लुकाकू ही पहले लेंगे। फ्री किक में ब्रोजोविच, एरिक्सन और लाउटारो। ब्रोजोविच के पासिंग एबिलिटी बहुत सही है, हर मैच में लगभग 3 से 3.5 पॉइंट आपको पासिंग के ही देने की क्षमता रखते हैं। और अभी तो डिफेंसिव रोल पे खेल रहे हैं, तो टैकलिंग की और पकड़ लीजिए। पेनल्टी में वेरेटूट सबसे पहले आते हैं, उसके बाद पेरोटी और जेको। और फ्री किक में कॉलरऑफ, मिकितारियन और पेलेग्रिनी। अटैकिंग पॉइंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कितने सारे बड़े बड़े गोल स्कोरर्स हैं। लुकाकू, मार्टिनेज, सैंचेज का नाम आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वो शायद लेट आए थे, टीम के साथ जुड़े थे। रोमा के होकर जेको हाईएस्ट गोल स्कोरर है, 15 गोल। उसके बाद मिकितारियन और कॉलरऑफ। असिस्ट के मामले में सैंचेज का नाम को पहले दिख जाएगा, उसके बाद कंद्रेवा, ब्रोजोविच। रोमा की तरफ से पेलेग्रिनी, जेको और मिकितारियन, ये कुछ नाम हैं। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम के पॉसिबल लाइनअप्स विद फॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। अब देख सकते हो दोनों के फॉर्मेशन भी लगभग सेम ही एक्सपेक्टेड हैं। अब यहाँ से जेको जो इनके मेन स्ट्राइकर होंगे, मिकितारियन और पेलेग्रिनी नीचे से ऑपरेट करेंगे। यहाँ से लुकाकू और लाउटारो जो भी खेलेंगे मेन स्ट्राइकर होंगे। एलेक्सिस थोड़ा सा नीचे वगैरह उतर के आएंगे, विंग पे चले जाएंगे बॉल को लेने के लिए। और ये कोशिश करते हैं, मतलब बॉल प्लेइंग अटैकिंग मिडफील्डर टाइप हैं ये, तो इसीलिए बिल्कुल नंबर 9 की तरह ऊपर खड़े नहीं रहते हैं। और साथ में एरिक्सन रिसेंटली थोड़ा सा डिफेंसिव रोल पे खेल रहे हैं, तो गोल के आसपास ज़्यादा जाते नहीं हैं। यहाँ से जो मैं इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ जिन 2-3 प्लेयर्स को आपको अपने टीम में ज़रूर रखना चाहिए कॉन्सिस्टेंटली, ये कुछ पॉइंट्स आपको देते हैं। एक है वेरेटूट, यहाँ से सेट पीस में पेनल्टी लेते हैं, पासिंग में सबसे बेटर प्लेयर्स में से हैं रोमा की तरफ से, इनको मस्टली रखना। यहाँ से स्क्रिनियार, ठीक है। डिफेंस में वैसे भी मुझे ज़्यादा पॉजिटिविटीज़ नज़र नहीं आ रहे हैं, जितना भी है जो भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
बिरागी यहाँ से, ठीक है। और चौथा प्लेयर गाग्लियार्दिनी, गाग्लियार्दिनी या ब्रोजोविच में से कोई एक, मतलब इन दोनों में से कोई एक, स्क्रिनियार, बिरागी, वेराटूट। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप अपने टीम में मस्ती रख सकते हो। तीन चार, चार कुछ मैंने ऑप्शंस दिए। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर्स भी गगलियरदिनी ही है मेरे लिए सबसे बड़े पंट हो सकते हैं आज के मैच में, क्योंकि रिसेंटली इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है। अटैक में कंट्रीब्यूट वगैरह भी करते हैं, हालांकि उस तरह से गोल असिस्ट तो नहीं करा है, और अनडाउटेडली कोई भी इनको अपने टीम में नहीं रखेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो रख सकते हो, रिस्क होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और यहाँ से मुझे और कोई सही ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर पेलेग्रिनी का ऑप्शन आ जाएगा जिसको आप ट्राई कर सकते हो, हालांकि स्पेस ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से आप अपनी ड्रीम 11 की टीम बना सकते हो। एक चीज़ ध्यान में रखना, बड़ी टीमों के मैचेस हैं, सभी को सब कुछ पता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको शायद नहीं पता हो कि अनएक्सपेक्टेड कौन होगा, और स्मॉल लीग में शायद लोग उतना रिस्क ना भी लें। अगर आप लेते हो, अलग हट के रहोगे अनडाउटेडली, लेकिन रिस्क ही होगा, तो उसको ध्यान में रख के ही रिस्क लेना, और उसको ध्यान में रख के अपने इन्वेस्टमेंट को ही मतलब प्लान करना, ताकि इतना इन्वेस्टमेंट मत कर देना कि जाके अगर लॉस हो जाए तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो देखो, इस टीम का लॉजिक समझाने से पहले मैं एक और चीज़ जो मैं पूरे वीडियो में बताना भूल गया, वह आज के मैच में क्या हो सकता है। क्योंकि इंटर के होम के मैच हो रहा है, और दूसरी बात, और इंटर के पास अच्छे पासर्स भी हैं, तो इसलिए हो सकता है कि आज के मैच में इंटर मिलान ही ज़्यादा पोजीशन रखे, और रोमा कोशिश करेगी काउंटर अटैक पे हिट करने की। आखिरी मैंने आपको एक मैच दिखाया कग्लियरी के अगेंस्ट में, अगर आपको याद ना हो तो आप बैक करके भी देख सकते हो वीडियो को। उस मैच में भी रोमा ने पोजीशन नहीं रखा था, तो उस मैच में उन्होंने करा था 4 गोल, जो कि रिसेंट कुछ समय में उनका हाईएस्ट गोल स्कोरिंग परफॉर्मेंस रहा है। तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या किया है, अलेक्सिस सैंचेज को मैं मिस नहीं कर सकता, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लुकाकू को मैंने रखा है, अगर आप चाहो तो इनके जगह पर लाउटारो को रख सकते हो, सेम क्रेडिट पे आ जाएंगे शायद। जी हाँ, बिल्कुल सेम क्रेडिट पे आपको मिल जाएंगे। तो ये एक रिस्क है, क्योंकि सैंचेज, लुकाकू और लाउटारो को ही सारी जनता फिलहाल रख रही है। लॉरेंजो पेरेग्रिनी, इनको मैं मिस नहीं कर सकता, अटैक में जितना है जो भी है इनके और मिखिटारियान के ऊपर डिपेंड करता है। वेरेटूट यहाँ से और गगलियार्दिनी यहाँ से मेरे लिए इंपॉर्टेंट पंट्स। गगलियार्दिनी की जगह पर लोग ब्रोजोविच को ले रहे हैं। याद रखना, ब्रोजोविच बेटर पासर हैं। अगर गगलियार्दिनी गोल असिस्ट वगैरह कुछ नहीं करेंगे तो ब्रोजोविच हायर बेटर मतलब पॉइंट स्कोरर होंगे आपके लिए। डिफेंस में बिरागी, त्रिनिया, जैसे मैंने बताया, ज़ापा कोस्टा को मैंने सिर्फ क्रेडिट मैनेज करने के लिए लिया है, और मैं लकी हूँ क्योंकि ज़ापा कोस्टा काफ़ी अग्रेसिव फुटबॉलर हैं, वैसे विंग बैक के तौर पर खेल सकते हैं, और यहाँ पर 8 क्रेडिट में मुझे मिल गए, तो चलिए क्यों नहीं। और हैंडानोविच को मैंने रखा है, अगर आप चाहो तो पाओ लोपेस को रख सकते हो, ज़्यादा दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि इंटर बेटर टीम है तो मैंने उन्हीं के डिफेंडर्स को ज़्यादा रखा है। 7-4 नहीं, 6-5 करा है मैंने, क्योंकि पूरी तरीके से मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहूँगा रोमा को। यहाँ पर आपके लिए कैप्टन चॉइस सबसे बेस्ट तो मुझे लगता है सैंचेज ही होने चाहिए, लेकिन सेफ रहने के लिए आप लुकाकू या फिर लाउटारो, जिसको भी ले रहे हो उनको बना सकते हो। और यहाँ से रोमा की तरफ से जेको और मिकितारियन कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हो एज ए कैप्टन और योर वाइस कैप्टन। तो ये रही सारी एनालिसिस। ये टीम अगर 0-0 हो जाता है फिर से आखिरी हेड टू हेड की तरह, तो ये टीम फ्लॉप होगी, ये आप समझ ही सकते हो। तो इतना तो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, रिस्क है, काफ़ी बड़ी टीम है, ये आप समझ ही सकते हो। आप अगर इटालियन फुटबॉल से वाकिफ नहीं भी हो, लेकिन अगर आप स्पेनिश ला लीगा खेलते हो समझ लो, तो वहाँ पर भी रियल मैड्रिड बार्सिलोना का अगर मैचेस होते हैं तो जैसा रिस्क होता है वैसा रिस्क इस मैच में भी है। तो ये समझ के खेलना, और कोशिश करना कि एंजॉय करने का, ना कि बिल्कुल अपना जो है सारा संपत्ति लगा दो, और इतना ही इन्वेस्टमेंट करना ताकि जिसका लॉस आपको ज़्यादा भाए ना। तो ये सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना। लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह वहाँ पर आती रहती हैं लाइन अप अनाउंस होने के बाद। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।